नमस्कार, मैं एस टी मीणा। मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीव ऑन हाफ एवरेज पे, अर्ध औसत वेतन छुट्टी, कम्यूटेड लीव, संपरिवर्तित छुट्टी, और अगर कोई रेल कर्मचारी सिक करता है तो सिक का सर्टिफिकेट जमा करने पर क्या रूल लगता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये किसी रेल कर्मचारी जो रेलवे एक्सूल में काम करते हैं उनको छोड़ के और सभी कर्मचारी जो स्थायी हो या अस्थायी हो, सबको साल में 20 मिलती है। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 20 मिलती है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर वर्ष इसको माना जाता है। तो वही इनका नियम जमा करवाने का। क्रेडिट जो लीव अकाउंट होता है उसमें 1 जनवरी को 10 दिन की LHAP कर्मचारी के लीव अकाउंट में जमा कर दी जाती है एडवांस में। ये माना जाता है कि ये 6 महीने अभी रेगुलर नौकरी करेगा। और 1 जुलाई को फिर 10 दिन की LHAP जमा कर दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लीव ऑन हाफ एवरेज पे, ये भी एक अर्निंग लीव है। अर्निंग लीव है तो अर्न करते हो, मतलब पूरे महीने अगर नौकरी किया तो 5/3 छुट्टी अर्न किया, LHAP। तो कोई भी कर्मचारी पर मंथ पूरे महीने अगर नौकरी करता है तो 5/3 उसके हिस्से में जमा हो जाती है। इस प्रकार से 6 महीने में 10 हो जाएगी और अगले 6 महीने में 10 हो जाएगी। कोई भी कर्मचारी LHAP मांग सकता है तो उसको सैंक्शन करते हैं, या ये जब कोई सिक सर्टिफिकेट जमा करवाता है, मतलब मेडिकल ग्राउंड पे अगर वो जब मांगता है तो भी उसको स्वीकृत की जा सकती है। LHAP टोटल 24 माह से ज़्यादा एक साथ में नहीं दे सकते हैं। मतलब अधिकतम जो है 24 महीने की LHAP, मतलब आपको आधी वेतन मिलेगा। लीव ऑन हाफ एवरेज पे इस दौरान आपको आधा वेतन मिलेगा। तो इसको जो है आपको आदमी कोई मांगता है तो भी स्वीकृत की जा सकती है, या कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र देता है तो भी इसको स्वीकृत की जा सकती है। अब मान लो कोई कर्मचारी एब्सेंट रह गया तो फिर उसके खाते से 1 महीने एब्सेंट रहा तो 5/3 के हिसाब से काट ली जाएगी। या कोई कर्मचारी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद रिटायर हो रहा है तो वही 5/3 पर मंथ के हिसाब से उसके खाते से कम की जाएगी। क्योंकि जब वो रिटायर अगर सेवानिवृत्त हो रहा है या VRS रख रहा है तो 1 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले के खाते में तो खैर 10 नहीं देंगे, मालूम है कि इस तारीख को ये सेवानिवृत्त हो रहा है, लेकिन कोई ने VRS रख दिया या किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में फिर 5/3 के हिसाब से उसके खाते से कम कर ली जाएगी। लेकिन अगर कोई कर्मचारी एब्सेंट हो गया और उसके पीरियड को डाइज नॉन LWP, जैसा पहले भी LAP में बताया था, मान लेते हैं, स्वीकृत कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव स्वीकृत कर देते हैं, तो फिर उसके खाते से 1/8 प्रतिदिन के हिसाब से छुट्टी कम की दी जाएगी। मतलब 8 दिन की LW पे 1 दिन की LHAP कम हो। इसका मतलब ये हुआ CL के साथ छोड़ के LHAP को किसी और भी छुट्टी के साथ हम ले सकते हैं, तो CL के साथ ये छुट्टी काउंट नहीं होगी। ये रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के पैरा 526 में ये सब रूल इसके बारे में लिखे हुए हैं कि LHAP के बारे में हम कैसे
स्वीकृत करेंगे। मान लो कोई कर्मचारी पहले से छुट्टी पे है, स्वीकृत लीव पे है, और वहां जाने के बाद उसको छुट्टियों की आवश्यकता है लीव एक्सटेंशन के लिए, जिसके लिए बोलते हैं, वो अप्लाई करता है तो LHAPV वो बाद में अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब वो अप्लाई करेगा तो उसको फ्रेश आवेदन माना जाएगा। अब फ्रेश आवेदन मानने के बाद ये सेंशन अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो छुट्टी स्वीकृत करता है या छुट्टी स्वीकृत नहीं करता है। लेकिन मतलब आप कोई भी प्रकार की पहले छुट्टी गए होंगे CL को छोड़ के, तो उसके बाद अगर जरूरत है तो एक्सटेंशन करना है और LHAP लेनी हो तो LHAP की डिमांड कर सकते हैं। एक, आपने पहले कोई छुट्टी स्वीकृत करवा रखी है, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, मुझे LHAP में इस छुट्टी को कन्वर्ट करवाना है, तो LHAP में आप उस छुट्टी को कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवेदन लिखित में देना पड़ेगा या रिक्वेस्टिंग अथॉरिटी जो है उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के आपको लिखित में देना पड़ेगा कि मेरे इस अवधि को LHAP कर दिया जाए, तो फिर उसको LHAP कर देंगे। तो इस प्रकार से LHAP। अब ये LHAP हर साल लीव अकाउंट में क्रेडिट होती है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे LAP में 300 दिन की लिमिट है कि उससे ज्यादा आदमी क्रेडिट नहीं कर सकता, जमा नहीं कर सकता, लेकिन LHAP में ऐसा नहीं है। वो LHAP में प्रति ईयर यदि उसने अवेल नहीं किया है तो उसके क्रेडिट में जमा होती जाती है। बहुत से लोगों को 400, 500, 600 तक की LHAP हमने देखी है कि उसके खाते में वो जमा होती है। अब कोई कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसको 300 दिन की LAP का भुगतान होता है छुट्टियों का। लेकिन मान लो उसके खाते में 300 दिन की छुट्टी नहीं है, कम है, तो क्या करेंगे? तो LAP भी अर्निंग लीव है और LHA भी अर्निंग लीव है। तो जो 300 दिन में कम पड़ गए, मान लो किसी कर्मचारी के खाते में सेवानिवृत्ति के समय 250 दिन की LAP है, तो उस कर्मचारी को 50 दिन कम पड़ गए 300 दिन में, तो जो LHAP है उसमें से 50 दिन की छुट्टी उसके खाते में जोड़ देंगे। मतलब 250 LAP प्लस 50 LHAP, तो 250 दिन का पूरा वेतन के हिसाब से भुगतान होगा और बचे हुए 50 दिन का LHAP अर्ध वेतन के हिसाब से उसको छुट्टियों का भुगतान होगा। तो इस प्रकार से सेवानिवृत्ति के टाइम उसको जोड़ दिया जाएगा। अब LHAP को कम्यूटेड लीव भी कर देते हैं। कम्यूटेड लीव बोलते हैं कि कम्यूटेड लीव कैसे होती है। तो कम्यूटेड लीव जो होती है वो LHAP को ही करते हैं, सिंपल साधारण है। मतलब कोई कर्मचारी मेडिकल सर्टिफिकेट अगर देता है और फिर वो साथ में अनुरोध करता है कि मुझे इसको कम्यूटेड कर दिया जाए, मतलब पूरा वेतन दे दिया जाए, तो उसको कंपीटेंट अथॉरिटी जो छुट्टी स्वीकृत करती है उसको कर सकता है। पूरे वेतन के लिए LHAP ही उसकी कटेगी, लेकिन वो 2 कटेगी। मतलब अगर उसने 1 दिन की सिक किया है तो छुट्टी के क्रेडिट से उसके 2 माइनस हो जाएगी, डबल हो जाएगी और तनख्वाह उसको पूरी मिल जाएगी। तो कम्यूटेड लीव में LHAP है, कर सकते हैं। तो आप एक बात को LHAP में एक बात तो समझे कि छुट्टी मांग सकता है लेकिन तनख्वाह आधी मिलेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है तो अभी तनख्वाह आधी मिलेगी, लेकिन वो तनख्वाह पूरी लेना चाहता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट पे, केवल मेडिकल सर्टिफिकेट पे ही उसको ये अलाउ है और वो कम्यूटेड लीव के लिए लिखेगा। तो उसकी जो कंडीशंस है वो यहाँ समझना जरूरी है। कारण क्या है कि मैं बाद में आपको सिक रूल की भी बात करूंगा और फिर अगले वीडियो में बताऊंगा कि सिक कैसे भी करनी चाहिए, क्योंकि लोग जब सिक करते हैं तो उसमें थोड़ी गलती कर जाते हैं और फिर चार्जशीट आ जाती है। तो कम्यूटेड लीव इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश कोड के पैरा 527 में लिखी है कि उसको जो मंजूर करता है मेडिकल सर्टिफिकेट पे, तो कंपीटेंट अथॉरिटी
कौन सी कंडीशंस लगाता है, किस कंडीशन पे होगी, तो उसमें जो है सक्षम प्राधिकारी है, जो कंपिटेंट ऑथोरिटी है, उसको पहले ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कॉम्यूटेड लीव कर रहा हूं वो पूरी होने पे कर्मचारी ड्यूटी पे आने की संभावना है। अब इसको समझ रहे हो? मतलब कोई आदमी बीमार हो गया और रेलवे में वो एडमिट है, या रेलवे कोई भी डॉक्टर के अधीन एडमिट है, 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, तो वो आदमी डॉक्टर की रिकमेंडेशन कंपिटेंट ऑथोरिटी को भेजेगा कि आदमी मेरे पास बेड रेस्ट में है या सिक में है और इज अनेबल टू कम ऑन ड्यूटी, लिख के भिजवाएगा, तो उसको कम्यूटेड लीव में उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो संभावना कब है? जब वो फिट होगा जब आने की, तो उसको लीव कम्यूटेड होती रहेगी और उसकी एलएचएपी में से उसको पूरा वेतन देते रहेंगे। तो मतलब जब सिक सर्टिफिकेट जाता है तो कंपिटेंट ऑथोरिटी को ये लग रहा है कि आदमी वापस आ जाएगा तो उसको करना है। जब उसको ये कम्यूटेड लीव की जाएगी तो एलएचएपी में से डबल काटी जाएगी। मतलब अगर उसने 5 दिन का कम्यूटेड लीव के लिए भेजा है तो उसकी 10 दिन की एलएचएपी काट ली जाएगी, मतलब दुगनी कटेगी। कम्यूटेड लीव की कोई सीमा नहीं है कि कितनी करनी है, तो एलएचएपी की तो हमने बताया 24 माह है, इसकी सीमा नहीं है क्योंकि तो बीमारी पे दे रहे हैं ना, और बीमारी का कोई बता नहीं सकता कि कितने दिन बीमार रहेगा, कितने दिन में ठीक होगा। तो कम्यूटेड लीव की कोई सीमा नहीं है, सर्टिफिकेट पे उसको कितने ही दिन के लिए लिया जा सकता है। एक चीज जरूर बोलिए कम्यूटेड लीव में एलएचएपी के लिए, लेकिन वो एलएचएपी होगी, फुल पेमेंट नहीं होगी, कि लोक हित में कोई ऐसा कोर्स हो जो रेल कर्मचारी उसको करना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, जो लोक हित में हो, ऐसा कोई कोर्स है तो उसको सैंक्शन की जा सकती है 180 दिन की, उसको मैं कम्यूटेड लीव बोले, लेकिन उसमें फिर उसको एलएचएपी होगी, आधी तनख्वाह मिलेगी, पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब किसी को कम्यूटेड लीव मंजूर कर दी और वो सिक में कंटिन्यूस चल रहा है और उसका मन हो गया कि नहीं मुझे तो अब नौकरी नहीं करनी, उसने बीआरएस रख दिया या रिजाइन रख दिया, तो फिर उसकी जो लीव कम्यूटेड किया है, पूरी वेतन दिया है, उसको कैंसिल कर देंगे और एलएचएपी में उसको कन्वर्ट कर देंगे, और जो पूरे महीने की तनख्वाह दिया वो आधे महीने की तनख्वाह मानी जाएगी, और जो ओवर पेमेंट हुआ उसको रिकवरी कर ली जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन ऐसी रख दी कि मान लो कर्मचारी का हेल्थ बहुत खराब है जिसके कारण वो नौकरी कर ही नहीं सकता, इसलिए वो दे रहा है, या कर्मचारी की डेथ हो जाती है इलाज करवाते करवाते, तो वो उसके कंट्रोल में नहीं है, उस केस में ये रूल लागू नहीं होगा और ऐसी कोई वसूली नहीं की जाएगी। कम्यूटेड लीव आदमी अगर एलएपी बैलेंस में है तो भी मांग सकता है, मतलब अगर वो बीमार है, उसके बैलेंस में एलएपी है लेकिन वो सिक को कम्यूटेड करवाना चाह रहा है, तो फिर एलएचएपी कम्यूटेड लीव में वो करवा सकता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जब कोई रेल कर्मचारी मेडिकल सर्टिफिकेट देता है और कम्यूटेड लीव करवाता है तो उसकी एलएचएपी दुगनी कटेगी। तो एक यहाँ क्लियर है कि एलएचएपी अलग बात है और कम्यूटेड लीव अलग बात है। एलएचएपी आदमी छुट्टी नॉर्मली भी ले सकता है कि मुझे छुट्टी जाना, मेरी एलएचएपी सैंक्शन की जाए तो उसको सैंक्शन हो जाएगी और उसका आधा तनख्वाह मिलेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में भी एलएचएपी मांगे तो उसको मिल जाएगी, लेकिन अगर वो पूरी तनख्वाह लेना चाहता है तो केवल मेडिकल सर्टिफिकेट पर वो कम्यूटेड लीव के लिए अप्लाई करेगा और उसका जो अवधि है उसकी पूरी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन एलएचएपी डबल कटेगी। ये एक बेसिक हो गया। अब सिक करते हैं कर्मचारी, तो इंडियन रेलवे स्टेब्लिश कोड में 521 पैरा में डिटेल से ये सब लिखी हुई है और 526 में भी है, तो आपको मैं अभी 526 के बारे में
बता दूं कि उसमें लिखा है कि LHAP मेडिकल सर्टिफिकेट निजी कार्य के लिए मंजूर की जा सकेगी, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है। अब इसी के 526 के पैरा 5 में जो लिखा है उसको गौर से सुनो, ये बहुत काम का है। इन नियमों के अंतर्गत आधे औसत वेतन पर छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र या व्यक्तिगत कारणों पर दी जा सकती है। मतलब आप मेडिकल दे रहे हो तो भी दी जा सकती है या व्यक्ति कारणों से दी जा सकती है, बशर्ते कि अस्थायी रूप से नियुक्त रेल कर्मचारी के मामले में LHA पर छुट्टी तक जब तक मंजूर नहीं की जा सकती जब तक कि सक्षम पदाधिकारी के पास छुट्टी मंजूर करने के लिए ये विश्वास नहीं करने के लिए उपलब्ध कारण हो कि रेल कर्मचारी छुट्टी समाप्ति पर वापस लौटेगा। मतलब कोई अस्थायी कर्मचारी है और वो ये छुट्टी मांग रहा है, तो कर्मचारी अस्थायी है तो वापस आएगा या नहीं आएगा इसका पता नहीं, तो सक्षम अधिकारी को ये पूरा विश्वास है कि वो वापस आ जाएगा तो ही उसको छुट्टी सैंक्शन की जाएगी, सिवाय उन कर्मचारियों के मामले में छोड़कर जो चिकित्सा प्राधिकार द्वारा आगे की सेवा के लिए पूर्ण रूप से या स्थायी रूप से असक्षम घोषित कर दिया गया। अब कोई कर्मचारी मेडिकल अनफिट हो गया, मतलब आगे वो सर्विस कर ही नहीं सकता, अनफिट फॉर ऑल कैटेगरी हो गया, तो वो तो कहाँ से वापस आएगा, तो उसको तो कर देंगे कि भाई ये तो वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन औरों में ये विश्वास होना चाहिए कि ये वापस आएगा तो करेंगे। लेकिन ये अस्थायी कर्मचारी के लिए है और जो स्थायी कर्मचारी है उनको छुट्टी देनी है, ये 526 पैरा में क्लियर लिखा है। अब हम कमिटेड लीव को अगर कोई सिक सर्टिफिकेट देता है तो रूल क्या बोलता है, हम उसके बारे में बोलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि बहुत से कर्मचारी मुझे बता रहे हैं कि सर हमने सिक सर्टिफिकेट दिया और हमको चार्जशीट भी मिल गई। तो देखो इसमें छुट्टी सेंशन कमिटेड लीव में करने में कर दिया जब तो चार्जशीट मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन रेलवे ने बहुत चालाकी से हर जगह मे भी लिखा है, मे भी कर सकता है, कर सकता है। अब कंपटेंट अथॉरिटी नहीं करे तो वैसे करनी चाहिए, रूलों को जोड़ेंगे तो उससे पूरा लगता है कि करनी चाहिए, लेकिन इतना आर्गुमेंट करने के लिए अधिकारी के पास कोई कर्मचारी जाता नहीं है, ये ट्रेड यूनियनों के काम है। लेकिन नियम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब कोई रेल कर्मचारी जो कि CGHS जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना होती है ऐसे हॉस्पिटल में जाता है सिक करने, या RHS रेलवे हेल्थ सर्विस मतलब रेलवे हॉस्पिटल में जाता है उसमें है, तो उसकी बीमारी के समय किसी ऐसे स्थान पर रह रहा हो जहां केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या रेल स्वास्थ्य सेवा की सुविधा उपलब्ध है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल उपलब्ध है या रेलवे का हॉस्पिटल उपलब्ध है, दोनों में से कोई एक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के किसी भी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा अथवा रेलवे या सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से निर्धारित फॉर्म में मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। इसका मतलब कोई भी रेल कर्मचारी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिक करता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ऑथराइज है, या रेलवे हॉस्पिटल में सिक करता है, तो उसको एक परफॉर्म आता है हॉस्पिटल का और रेलवे का अलग होता है अपने हिसाब से, लेकिन उस परफॉर्मा में उसका सिक और फिट सर्टिफिकेट देना होगा, तो वो ऑथराइज सिक हो गया। मुझे किसी ने दूसरे डिवीजन से पूछा था कि साहब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने सिक किया था फिर भी चार्जशीट दे दिया, तो वो गलत है, वो पैरा 521 के हिसाब से IREC इंडियन रेलवे स्टेशन कोड के हिसाब से वो सही है, उस हिसाब से उसको सिक में रखना चाहिए और वो सिक कर सकता है, चार्जशीट नहीं देनी चाहिए। मैं आपको रूल ही बता सकता हूं, क्या हुआ है उसके लिए वो लोकल बात है। अब रेलवे डॉक्टर की बात करते हैं कि रेलवे हॉस्पिटल है तो उसका ज्यूरिडिक्शन होता है या डॉक्टर को वहां जाना है जहां कार्य क्षेत्र है, लेकिन उन परिस्थितियों में इस रूल में लिखा है जहां रेलवे डॉक्टर कार्य क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, उसका ज्यूरिडिक्शन है लेकिन वो जाता नहीं है। रोड साइड के स्टेशनों पर रोज तो डॉक्टर जाएगा नहीं, रोज तो डॉक्टर जाता नहीं है, कर्मचारी तो काम करते हैं, तो उन क्षेत्रों में जो दौरा नहीं करते हैं तो उन रेल कर्मचारियों को ये रेलवे डॉक्टर के कार्यदेका क्षेत्र में अंतर्गत रहते हुए भी बीमार हो गए हैं तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।
बशर्ते यदि चिकित्सा के आधार पर आवेदन 3 दिन से अधिक के लिए है तो कर्मचारी को, अगर वह यात्रा के लिए फिट है तो रेलवे डॉक्टर को रिपोर्ट करना होगा। यदि वह बेड रिटर्न है तो उसकी हालत के बारे में सूचना रेलवे डॉक्टर को निर्देशन नियमित रूप से अंतराल से भेजनी होगी। इसका सीधा ये है कि डॉक्टर के ज्यूरिडिक्शन में तो है कर्मचारी, लेकिन डॉक्टर वहां रेगुलर नहीं जाता है और वो बीमार हो गया तो वो आरएमपी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, मतलब प्राइवेट डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे सकता है। तो 3 दिन तक तो कोई तकलीफ नहीं है, आगे हम बताएंगे क्या होगा। तो 3 दिन तक तो कोई तकलीफ नहीं है, 3 दिन तक तो वैलिड है। 3 दिन से ज्यादा अगर वो सिक में रहता है, अगर उसकी हालत यह है कि वो यात्रा कर सकता है, तो फिर रेलवे डॉक्टर को जाके सूचना देगा कि मैं इस डॉक्टर के अंडर में इलाज करवा रहा हूं, और उस डॉक्टर का लिखा हुआ सिक सर्टिफिकेट रेलवे डॉक्टर को देगा। लेकिन अगर वो यात्रा करने की स्थिति में नहीं है, बेड पे है, बेड रिडन है, तो फिर वो डॉक्टर को सूचित कर देगा। इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में लिखा हुआ है कि वो बाई पोस्ट सूचित करे, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में भी कैसे करना है। तो सूचित करेगा कि भाई मैं बीमार हूं, बेड रिटर्न। डॉक्टर क्या कार्रवाई करेगा वो हम बताएंगे, लेकिन डॉक्टर निर्देश देता है भाई कि तुम मुझे सूचना देते रहो। तो वो 15-15 दिन के अंदर में आप अपना सर्टिफिकेट भेजते रहें, लेकिन भेजना रेलवे डॉक्टर को जिस डॉक्टर के ज्यूरिडिक्शन में आप आते हो। ये काम ज्यादातर कर्मचारी नहीं करते हैं, बस सिक करने में यहीं पे एक डीआर का केस बन जाता है, इस ध्यान रखें। अब मान लो सीजीएचएस हॉस्पिटल में आप भर्ती हुए, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या सीजीएस के तहत एफिलेटेड है रेलवे से, वहां जाके भर्ती हो गए। कौन सी बीमारी में जो बहुत गंभीर हो, उसको माना है हार्ट संबंधित, हार्ट अटैक हो गया या कैंसर हो गया, तो आदमी जो सीजीएचएस हॉस्पिटल बहुत से रखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें जाके डायरेक्ट भर्ती हो सकता है, वो वहां अपना इलाज करेगा, रेलवे को बता देगा। लेकिन जांच के दौरान ये पता चला कि कर्मचारी जिस बीमारी के कारण इस हॉस्पिटल में आके भर्ती हुआ है, वो बीमारी कर्मचारी को नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो गई। हार्ट अटैक की संभावना से वहां पहुंचा हो, मालूम चला कि तो अटैक नहीं था, कुछ और दर्द था, या कैंसर नहीं निकला, तो फिर कर्मचारी कंपेटेंट अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे ऐसी संभावना लगी थी लेकिन अब ये बीमारी निकली, इसलिए कम्यूटेड लीव कर दी जाए। तो सक्षम अधिकारी को ये लगे कि नहीं कर्मचारी सही बोल रहा है, मतलब सभी कागज देखे जाएंगे, तो फिर जीएम के अप्रूवल से उसको कम्यूटेड लीव कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंपेटेंट अथॉरिटी जो छुट्टी स्वीकृत करता है वो इस बात से संतुष्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल केस, मतलब अपवादिक केस, कि कोई कर्मचारी किसी सीजीएचएस रेलवे सेवा केंद्र या कोई ऑथराइज रेलवे का है प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता है, या तो वहां है ही नहीं है, या हॉस्पिटल बंद है, या कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो वहां जा नहीं पा रहा, तो वहां से वो सर्टिफिकेट ले नहीं पा रहा है और वो प्राइवेट में चला गया, तो ये स्पेशल केस हो गया। तो इस केस में जब वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाएगा तो कंपेटेंट अथॉरिटी को वो देगा, इसकी सूचना तो उसको देनी है रेलवे में, लेकिन जब फिटनेस सर्टिफिकेट लाएगा तो कंपेटेंट अथॉरिटी को देगा कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो कंपेटेंट अथॉरिटी विचार करेगा कि ये सही है या गलत है। अब उसके फिटनेस सर्टिफिकेट पे प्राइवेट डॉक्टर ये लिखेगा कि इसकी कौन सी बीमारी थी, किस अवधि में मेरे पास रहा, पहले तो सिक सर्टिफिकेट भिजवाना है, फिर फिट सर्टिफिकेट लेगा, और जिसके कारण वो ड्यूटी पर नहीं आ पाया ये पूरा उसका उल्लेख करेगा। फिर सक्षम अधिकारी को कोई डाउट है तो वो क्या करेगा, रेलवे के डॉक्टर के पास में जांच के लिए और सलाह के लिए भेज देगा। मतलब पहले ही जैसे ही उसको सिक की इंफॉर्मेशन मिली कि ये आदमी बीमार है और मेरे अंडर में रेलवे प्राइवेट डॉक्टर लिख के दे रहा है कि इलाज करवा रहा है, तो सिक के लिए जो इंफॉर्मेशन मिली तो कंपेटेंट अथॉरिटी रेलवे डॉक्टर को बता देगा। अच्छा, कर्मचारी को भी रेलवे डॉक्टर को बताना है। अब उसको डाउट है
तो वो क्या करेगा, उस कर्मचारी के बारे में रेलवे डॉक्टर जांच करेगा कि ये इसकी बीमारी सही है या नहीं है, और सक्षम अधिकारी रेल कर्मचारी द्वारा उसकी छुट्टी के आवेदन के समर्थन में प्राप्त आरएमपी से प्राप्त मेडिकल सर्टिफिकेट को रेलवे डॉक्टर द्वारा आवश्यक जांच करने के लिए जाने के बाद और जांच के बाद उसके द्वारा दी गई सलाह के आधार पर ही अस्वीकृत कर सकता है। मतलब जब वो प्राइवेट में जाके आया और फिट लाया और उसको रेलवे में भेज दिया और रेलवे डॉक्टर बोला कि नहीं ये लग रहा था कि ये फर्जी है तो ही अस्वीकृत करना है, लेकिन उसने बोल दिया सही है, तो लीव स्वीकृत करनी पड़ेगी, लीव अस्वीकृत नहीं होती। तो इसमें लिखा है उसके आधार पर ही अस्वीकृत कर सकता है। मतलब वो लिखेगा कि नहीं ये ठीक नहीं था, ये जांच, ये इसकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी या फर्जी है बीमार, तो फिर रिग्रेट हो सकती है। तो ये अब देखो रेलवे डॉक्टर का जूरिडिक्शन, तो रेलवे डॉक्टर जहाँ बैठता है उसका जो हॉस्पिटल है उसके 2.5 किलोमीटर के एरिया को उसका जूरिडिक्शन माना है, और वो जिन स्टेशन उसके अंडर में आता है उसके 1 किलोमीटर एरिया को उसके जूरिडिक्शन में माना है। तो ये रेलवे डॉक्टर का जूरिडिक्शन होता है। अब मान लो कोई कर्मचारी 3 दिन की सिक करता है, तो 3 दिन की सिक सर्टिफिकेट अगर वो देता है, मैक्सिमम 3 दिन, तो उसको प्राइवेट डॉक्टर का जो फिट सर्टिफिकेट लाता है उसी के आधार पर ड्यूटी पे ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त लगाई गई है कि कर्मचारी ये लिखेगा कि इस दौरान मैंने आंख का कोई इलाज नहीं करवाया है, मतलब आंख की बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए, ये लिखा के लेना है। जनरली कोई लिखा के नहीं लेता है, लेकिन ये पैरा 521 में लिखा हुआ है। अब मान लो वो 3 दिन से ज्यादा रह के आया है प्राइवेट डॉक्टर के अंडर में सिक, तो जब वो प्राइवेट डॉक्टर से 3 दिन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं फिट लाता है, तो फिर उसको रेलवे डॉक्टर के पास फिट के लिए भेज देते हैं, और 24 घंटे के अंदर रेलवे डॉक्टर को उसे फिट दे देना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगा रहे, रूल बोलता है कि 24 घंटे के अंदर कर्मचारी को फिट सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, या ये मान लिया जाएगा कि वो 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पे है। इसमें लिखा है बशर्ते कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे फिट पाया जाता है। मतलब रेलवे डॉक्टर ये माने कि ये फिट है नौकरी के लिए, तो वो 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर जाएगा। यदि रेल चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में 24 घंटे के बाद कोई विलंब होता है, मतलब रेलवे डॉक्टर 24 घंटे से ज्यादा रोक रहा है, तो संबंधित कर्मचारी को प्राइवेट डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने से 24 घंटे के भीतर ड्यूटी पर वापस ले लिया समझा जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि उसको ड्यूटी पे ले लिया है, तो रेलवे डॉक्टर 24 घंटे से ज्यादा समय लगा रहा है, इसका मतलब है वो इलाज नहीं कर रहा है। कोई बीमारी पा गई सिक में रख लिया तो कोई इलाज नहीं है, फिर तो सिक में जाएगा। लेकिन मान लो उसने कोई इलाज नहीं किया और 3 दिन रोक के बैठ गया डॉक्टर, तो ये गलत है। 24 घंटे में उसे फिट देना ही है, नहीं तो ये मान लिया जाएगा ये ड्यूटी पे आ गया है। ये 3 दिन से ज्यादा सिक करने पर जो रूल है ये वो है। अब 3 दिन की सिक के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि साहब ये सिक कंटिन्यूस बंद रहती है, तो इसके बारे में क्या नियम है आप लोगों को मालूम है? कि रेलवे ने बोला है कि प्राइवेट डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति मतलब गर्मियों की छुट्टी और दीपावली की छुट्टी में इसको बैन कर देंगे। उसमें तारीख दिया है एस्टेब्लिश मैनुअल में कि गर्मियों में इंडियन रेलवे एस्टेब्लिश कोड में कि गर्मियों में 1 अप्रैल से 30 जून और दीपावली के दौरान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसको बैन किया जा सकता है। मतलब इस अवधि के अलावा कभी बैन नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे लिख दिया किसी विभाग के कर्मचारी या द्वारा जब बड़ी संख्या में बीमारी की रिपोर्ट करना संभावित हो, ये इनडायरेक्ट है कि बहुत से लोग बोले सिक कर दो, तो ये संभावना है कि ये लोग प्रॉब्लम करेंगे, तो फिर उसको बैन कर दिया। वैसे नॉर्मल रेलवे ने ये बोला है कि ये 1 अप्रैल से 30 जून और दीपावली के दौरान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसको बैन किया जाता है। ये डीआरएम की पावर है। इस चीज को लोग बोलते हैं साहब पूरे साल बंद रहती है, ये बात सही है। लेकिन एक बार मैंने ये बात जब मैं डिवीजन सेक्रेटरी था तो डीआरएम साहब के सामने ये बात उठाई थी कि सर रूल ये बोलता है
IREC के पैरा 521 में ये सब लिखा है। तो हमको रूल का तो फॉलो करना चाहिए। पूरे साल बंद रखते हो। DRM बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला यार हम बोलते तो एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, आप देख लेना। तो उन्होंने बैन को हटा दिया। मतलब जो बैन जैसे ही खत्म हुआ आगे नहीं बढ़ाया, और मुझे बोला आप ऑब्जर्व करना। पहले ही दिन 32 लोको पायलट्स ने और असिस्टेंट लोको पायलट्स ने सिक किया, 32 एक लॉबी पे। दूसरे दिन और 13 लोगों ने किया, मतलब 45 लोगों ने बैन किया। तो मुझे DRM ने बोला कि आपके कहने से मैंने बैन आगे नहीं बढ़ाया, तो पहले 2 दिन में 45 लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट सिक कर गए, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। तो फिर हमारे पास कोई शब्द नहीं बचे। तो जब मिसयूज होता है तो इंडियन रेलवे स्टेब्लिश कोड ने तो बोला है पीरियड का, लेकिन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर ये मिसयूज होता है तो फिर DRM उसको कभी भी बैन कर सकता है। इस प्रकार से ये प्राइवेट सिक्के बैन पे बहुत से लोग बोलते रहते हैं, उसका ये नियम है। तो साथियों, ये आपको LHAP कम्यूटेड लीव और सिक में क्या होता है उसके बारे में आपको बताया है। अगले वीडियो में मैं सिक कैसे रिपोर्ट करनी चाहिए उसको बताऊंगा, जिससे कि सावधानी रहे कि सिक करने के बाद चार्जशीट नहीं आए, DR नहीं आए। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक निवेदन है कि सब्सक्राइबर तो बहुत हो गए, लेकिन लाइक और थोड़ा देखने में लोग, मैं जब इंडिविजुअल किसी को भेजता हूं तो देख लेते हैं, जब तो बहुत अच्छी खासी संख्या में आ जाते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल नहीं देखते हो तो कम देखते हैं। अच्छे वीडियो है, जानकारी के लिए अच्छे हैं, देखें, शेयर करें, रेल कर्मचारियों को बताएं, क्योंकि ये अच्छी जानकारी जो प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं कोई रूल आपको बताता नहीं हूँ कि स्क्रीन पर रूल बता दूं और आप पढ़ो और उसको पढ़ते जाए। मैं बिल्कुल वही प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जो मैंने पूरी सर्विस के दौरान ट्रेड यूनियन में काम करते हुए सीखी है, और कर्मचारियों को उसको दिक्कत हुआ है और उससे कैसे निकले हैं उसके बारे में ही बताऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं SD मीना।